आज हम लूसेंट बुक का इतिहास पढ़ेंगे। चैप्टर 1। चैप्टर 1 का आज हम पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। इसके 1 बाई 1 पार्ट बना देंगे इतिहास के, जिससे कि आपको पढ़ने की दृष्टि से सुविधा रहे। चलो इतिहास के स्टार्ट करते हैं। भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। तो आप समझ ही गए होंगे कि उत्तर में हिमालय से लेकर और दक्षिण में क्या है, समुद्र है, तक ये फैला उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया। तो आप समझ गए होंगे यूनानियों ने जो नाम दिया भारत को क्या दिया था, इंडिया, और अरब जो मुस्लिम इतिहासकार थे उन्होंने क्या दिया, हिंद या हिंदुस्तान, और भारत का देश था इसलिए इसको भारतवर्ष भी कहा जाता है। और ये उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला हुआ है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। अब हम प्राचीन भारत से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। सबसे पहले किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसके स्रोत के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए कि जो इतिहास हम लिखा गया है ये उसके स्रोत क्या क्या हैं, कैसे लिखा गया, किन जानकारियों के आधार पर इतिहास लिखा गया। तो अब हम इसके सबसे पहले स्रोत के बारे में पढ़ लेते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण तथा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी कौन कौन सी है? भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद। जो ग्रंथ है सबसे प्राचीन वो कौन सा है? वेद। जिसके संकलनकर्ता कौन थे? महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है, भारतीय परंपरा को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेद कितने हैं? 4: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। इन 4 वेदों को संहिता भी कहा गया जाता है। तो वेद कितने हैं? इंपॉर्टेंट ये कि वेद हैं 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। और इन 4 वेदों को मिलाकर संहिता भी कहा जाता है। इन 4 वेदों को संहिता भी कहा जाता है। अब हम जो ये 4 वेद हैं 1 बाई 1 इनके बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। सबसे पहले ऋग्वेद। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, वाल्यखिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित एवं 10,462 ऋचाएं हैं। तो आप जान ही गए होंगे कि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं? ऋग्वेद। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, और 1028 जो सूक्त हैं इनमें वाल्यखिल्य पाठ के 11 सूक्तों को मिलाकर 1028 सूक्त हैं ये, एवं 10,462 ऋचाएं हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। यानी कि जो इन ऋचाओं को ऋषि पढ़ते थे उन ऋषियों को क्या कहते थे? होत्र। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3 मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है।
इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है काफी। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है, या कई बार पूछा जाता है कि ये 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित वाला जो पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है कि ये कौन सा है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। चातुस्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र हैं। आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रम से मुख, भुजाओं, जंघाओं एवं चरण से उत्पन्न हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ब्राह्मण किससे हुए हैं? मुख से, ब्रह्मा के मुख से। क्षत्रिय किससे हुए हैं? उनकी भुजाओं से। वैश्य किससे हुए हैं? उनकी जंघाओं से। तथा शूद्र किससे हुए हैं? उनके चरणों से। तो इसका मतलब चातुस्वर्ण समाज की जो कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रम से मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। वामन अवतार के 3 पदों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। यह अक्सर पूछ लेता है कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने ऋचाएं हैं, तो 250, तथा अग्नि के लिए कितनी ऋचाएं हैं, 200। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। अब हम ऋग्वेद कंप्लीट कर चुके हैं, हम यजुर्वेद की तरफ बढ़ते हैं। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। यानी कि सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अधर्व्यु कहते हैं। जो ऋग्वेद था उसके पाठकर्ता को क्या कहते थे, होत्र। और जब यजुर्वेद के पाठकर्ता होते हैं उनको क्या कहते हैं, अधर्व्यु। इसी तरह से सारे वेदों के पाठकर्ता को अलग अलग नामों से जाना जाता है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि सामवेद अथर्ववेद में पाठकर्ता को क्या कहते हैं। यहाँ बस इतना जान लेते हैं कि यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं, अधर्व्यु। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है, तो ऐसा वेद यजुर्वेद है। नंबर 3 पर बात करते हैं सामवेद की। साम का शाब्दिक अर्थ है गान। तो आप समझ ही गए होंगे कि इसका मतलब क्या होगा। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं, यानी कि ऋचाओं को मंत्र भी कहते हैं, ऋचाओं यानी कि मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को क्या कहते हैं, उद्रात्र। ठीक है, तो सामवेद के किसके कहते हैं पाठकर्ता को, उद्रात्र। मैंने आपको बताया था ऋग्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं, होत्र। यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं, अधर्व्यु। सामवेद के पाठकर्ता क्या कहते हैं, उद्रात्र। तो इस तरह से ये पाठकर्ता अक्सर पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैं आपको बार बार रिपीट करा रहा हूं। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है।
तो अक्सर ये भी क्वेश्चन कर लिया जाता है कि भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है, तो भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता। अब हम बात करते हैं अथर्ववेद की। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद्य हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। अथर्ववेद जो है कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। पृथ्वी सूक्त अर्ध अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों जैसे कि गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गाहन यानी कि खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, साप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। तो आपको ये पता लग गया होगा कि इसमें क्या क्या चीज दी गई है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि प्रजापति की 2 पुत्रियां कौन कौन सी हैं, तो सभा एवं समिति हैं। और ये कौन से वेद में है, तो ये अथर्ववेद में है। ये अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। अब आप समझ गए होंगे कि सबसे पहले कौन सा वेद हुआ, ऋग्वेद, नंबर 2 पर यजुर्वेद, नंबर 3 पर सामवेद, नंबर 4 पर अथर्ववेद। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई। ये हैं शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष तथा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। तो आप जान गए होंगे कि पुराणों जो भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण किससे मिलता है, वो पुराणों में। और पुराण के जो रचयिता वो थे कौन, किसको माना जाता है, लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा को। पुराणों की संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। बाकी में राजाओं की वंशावली नहीं मिलती। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है और सबसे प्रमाणिक पुराण कौन सा है। तो सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण और सबसे प्रमाणिक भी मत्स्य पुराण ही है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की
अर्धांगिनी कहा गया है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक स्मृति कौन सी है? मनुस्मृति। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। यह भी इंपॉर्टेंट है कि नारद स्मृति किसके काल की जानकारी देता है हमें? गुप्त काल के, गुप्त युग के बारे में। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी किसमें है? तो जातक में है। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। अक्सर पूछा जाता है कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। या आगम किसको कहते हैं? जैन साहित्य को। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य और तीसरा विष्णुगुप्त भी है। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। तो यानी कि अर्थशास्त्र के लेखक जो चाणक्य हैं वो कौन? उनके दूसरे नाम क्या हैं? कौटिल्य और विष्णुगुप्त। और जो ये अर्थशास्त्र है यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। आप जानते ही होंगे कि जो चाणक्य थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, तो स्वाभाविक सी बात है। और चंद्रगुप्त मौर्यकालीन थे, मौर्य काल के थे, तो स्वाभाविक सी बात है इसमें कि इससे मौर्यकालीन इतिहास की ही जानकारी आपको मिलेगी। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हड़ के द्वारा किया गया है। कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है। काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा जाता है कि राजतरंगिणी किसके द्वारा रचित है? तो कल्हड़ के द्वारा रचित है। जिसका संबंध किससे है? कश्मीर के इतिहास से। यह भी अक्सर पूछ लिया जाता है कि राजतरंगिणी का संबंध किससे है? तो कश्मीर के इतिहास से है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा में सुरक्षित है। चचनामा के लेखक कौन थे? अली अहमद। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक। ये जो अष्टाध्यायी है ये संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। इसके लेखक पाणिनि हैं। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि है। और ये दूसरा ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक भी है। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। अक्सर पूछ लिया जाता है कि पतंजलि किसके समकालीन थे? तो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। मैं आपको पुराणों के विषय में एक चीज और जो काफी इंपॉर्टेंट है वो साथ साथ बताता चलूं, जो कि इस बुक में ही दिया गया है कि कौन सा पुराण किस वंश से संबंधित है। ये अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है। मैं इसको इसीलिए अलग से रखा था कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको बाद में बताऊंगा मैं आपको। विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है।
मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। तो इन सभी को आप अच्छी से याद कर लें तीनों को कि कौन सा पुराण किस वंश से संबंधित है, क्योंकि अक्सर इससे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब हम जानते हैं विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। अभी तक आपने धर्म ग्रंथों के बारे में पढ़ा था कि उनसे कौन कौन सी हमें जानकारी मिली। अब हम जानेंगे कि विदेशी यात्री जो यहाँ पर आए हमारे भारत में, उन्होंने यहाँ पर क्या क्या जानकारी अपनी किताबों में किसी भी तरह से क्या क्या जानकारी लिखी जो कि हमें इतिहास लेखन में लाभकारी सिद्ध हुई। तो अब जानते हैं विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। सबसे पहले यूनानी रोमन लेखक के बारे में जानते हैं। ये थे टेसियस। टेसियस यह ईरान का राज्यवैद था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। नंबर 2 पर हेरोडोटस। इसे इतिहास का पिता कहा जाता है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। अक्सर पूछ लिया जाता है कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है हेरोडोटस को। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का वर्णन किया है। फारस कहते थे ईरान को, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। तो इसमें 2 चीज हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को, और इन्होंने कौन सी बुक लिखी, हिस्टोरिका। ये 2 चीज काफी इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद कर लीजिए। नंबर 3, सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निर्याकस, आनिसिक्रेटस तथा आस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रमाणिक एवं विश्वसनीय हैं। तो इन 3 चीजों को आप याद रख लीजिए। अक्सर पूछा जाता है कि सिकंदर के साथ आने वाले लेखक कौन कौन थे। नंबर 4 पर मेगास्थनीज। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अक्सर कि मेगास्थनीज कौन था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, राज दरबार में आया था। अक्सर यह भी क्वेश्चन बन जाता है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। अक्सर यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है कि मेगास्थनीज, इंडिका किसकी बुक है, इंडिका मेगास्थनीज की बुक है। नंबर 5 पर आता है डाइमिकस। यह सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। उसके बाद नंबर 6 पर डायोनीसियस। यह मिस्र नरेश टोलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में आया था। नंबर 7 टोलमी। इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ लिया जाता है कि भारत का भूगोल किसने लिखी, टोलमी ने। नंबर 8 पर प्लिनी। इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। अक्सर पूछा जाता है नेचुरल हिस्ट्री किसके द्वारा लिखी गई है, तो प्लिनी के द्वारा लिखी गई है। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। नंबर 9 पर है पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी। उसके बाद अभी हमने यूनानी रोमन लेखक के बारे में जानकारी ली। अब हम चीनी लेखक यहाँ पर कौन कौन आए थे और उन्होंने हमें क्या क्या, कौन कौन सी बुक से हमें जानकारी मिलती है, उनकी से हमें क्या क्या इतिहास लेखन में फ़ायदा हुआ, उनसे अब चीनी लेखक की बात करते हैं। तो नंबर 1 पर फाहियान। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश
चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। काफी बार पूछा जाता है अक्सर, फाहियान किसके दरबार में आया था? तो यह गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। नंबर 2 पर है संयुगन। यह 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। नंबर 3 पर नंबर आता है ह्वेनसांग का। यह हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था। ह्वेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्ष तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सीयू की नाम से है। अक्सर पूछा जाता है सीयू की वृत्तांत किसने लिखा है? तो वो लिखा है ह्वेनसांग ने, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म एवं राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। ह्वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। अक्सर पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। यह विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध था। नंबर 4 इत्सिंग। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। अब हमने यूनानी रोमन लेखक के बारे में पढ़ लिया, चीनी लेखक के बारे में पढ़ लिया। अब हम अरबी लेखक के बारे में जानते हैं। नंबर 1 पर अरबी लेखक में कौन था? अल-बरूनी। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताबुल हिंद या तहकीके हिंद, भारत की खोज, आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसकी बुक कौन सी है? किताबुल हिंद या तहकीके हिंद, जिसको भारत की खोज भी कहते हैं। ये किसने लिखी थी? अल-बरूनी ने। और यह बुक काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतोल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीतिक आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। नंबर 2 पर है इब्न बतूता। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका वृत्तांत, जिसे रेहला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियां देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। अक्सर ये पूछ लिया जाता है इब्न बतूता किसके काल में आया था? तो ये सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था।
अन्य लेखकों के बारे में भी जान लेते हैं कौन कौन है जिनसे हमें इतिहास लेखन में काफ़ी जानकारी मिलती है। नंबर 1 पर तारानाथ। यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। अक्सर एग्जाम में आ जाता है कि कंग्यूर तथा तंग्यूर ग्रंथ किसकी रचना है, तो वो तारानाथ की हैं और यह एक तिब्बती लेखक था। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। नंबर 2 पर आता है मार्को पोलो। यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। अब हमने धर्म ग्रंथों के आधार पर जो इतिहास हमें मिलता है लिखने के लिए जो सहायता मिलती है उसके बारे में जान लिया। जो हमें विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी थी वो हमने जान ली। अब हम पुरातत्व संबंधी जो साक्ष्य हैं उनसे मिलने वाली जानकारी है उसको भी जान लेते हैं। तो पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी, 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य को अश्विनी कुमार भी कहते हैं के नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के वेसनगर गरुण स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। वेसनगर को विदिशा भी कहते थे। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सोहगोरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। दुर्भिक्ष अकाल को कहते हैं। जब अकाल पड़ जाता, सूखा पड़ जाए या बारिश बहुत ज्यादा हो जाए उसको दुर्भिक्ष कहते हैं। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। अक्सर पूछ लिया जाता है कि हूण आक्रमण की जानकारी किससे प्राप्त होती है, तो भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख से प्राप्त होती है। शासक कौन थे उस टाइम? भानुगुप्त। तो अक्सर ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किससे प्राप्त होता है, तो एरन अभिलेख से। और उस टाइम शासक कौन थे? भानुगुप्त। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। इसीलिए सातवाहन जो राज्य था उसका जो इतिहास लिखा गया है उसको काफी प्रमाणिक माना गया है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से गर्तावास गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जाता है एग्जाम में कि गर्तावास के साक्ष्य यानी गड्ढा घर के साक्ष्य कहां पर मिले हैं, तो वो कश्मीर में जो एक नवपाषाणिक पुरास्थल है बुर्ज होम वहां से प्राप्त हुए हैं। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था। इसी को साहित्य में कारसा पर्ण कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। अक्सर यह भी क्वेश्चन आ जाता है कि सर्वप्रथम सिक्कों पर लिखने का कार्य किसने किया, तो वो यवन शासकों ने प्रारंभ किया था। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरिकमेणु एक पुदुचेरी के पास एक जगह है से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा, स्वर्णभूमि वर्तमान में म्यांमार कहा जाता है बर्मा को, मलाया स्वर्णद्वीप, कंबोडिया कंबोज तथा जावा यवद्वीप से स्थापित हुए। अक्सर एग्जाम में महत्वपूर्ण अभिलेख
और वो अभिलेख किसके शासनकाल में बने, किस शासक ने बनवाए, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं, इसलिए मैं आपको इनको पढ़ा देता हूं और इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए। हाथी गुम्फा अभिलेख, तिथि रहित अभिलेख, इसमें कोई तिथि डेट मेंशन नहीं है, इसीलिए पता नहीं है ये अभिलेख कब का है, एग्जैक्ट डेट के बारे में पता नहीं है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख किसके शासनकाल का है, किसके शासक कौन था उस टाइम, कलिंगराज खारवेल। जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख, ये रुद्रदामन के शासनकाल में बना। नासिक अभिलेख, ये गौतमी बलश्री के शासनकाल में बना। प्रयाग स्तंभ लेख, ये समुद्रगुप्त के शासनकाल में बना। ऐहोल अभिलेख, ये पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में बना। मंदसौर अभिलेख, ये मालवा नरेश यशोवर्मन के शासनकाल में बना। ग्वालियर अभिलेख, ये प्रतिहार नरेश भोज के शासनकाल में बना। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त के शासनकाल में बना। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन के शासनकाल में बना। अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है, यह भी हमको याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इपिग्राफी कहते हैं। उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नागर शैली एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की शैली द्राविड़ शैली कहलाती है। यह भी अक्सर एग्जाम पूछ लिया जाता है कि नागर शैली कहाँ की शैली है, तो ये उत्तर भारत के मंदिरों की जो कला की शैली है वो नागर शैली है, एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की जो कला की शैली है वो द्राविड़ शैली है। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा, अतः यह वेसर शैली कहलाती है। पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली का कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। पंचायतन मंदिर के उदाहरण कंदरिया महादेव मंदिर जो खजुराहो में है, ब्रह्मेश्वर मंदिर जो कि भुवनेश्वर में है, लक्ष्मण मंदिर जो कि खजुराहो में है, लिंगराज मंदिर जो कि भुवनेश्वर में है, दशावतार मंदिर जो कि देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है, गौंडेश्वर मंदिर जो कि महाराष्ट्र में है। तो इस तरह से ये पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली के बारे में हमने आपको जानकारी दी। ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसमें हमने आपको प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत बता दिए। प्राचीन भारतीय इतिहास के कौन कौन से स्रोत हैं, यानी कि धर्म ग्रंथ हैं जैसे कि विदेशियों के विवरण हैं या पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी हैं, ये सभी हमने आज आपको पढ़ा दिया। अब कल हम आपको प्रागैतिहासिक काल के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।